हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो डीओई की तरफ से आपको प्रैक्टिस पेपर मिला है एनुअल एग्जामिनेशन का मैथ्स का सेशन 2022 टू 23 का वो कराने वाली हूँ। पेपर हम शुरू कर चुके हैं। ये इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब चीज़ बता दी थी और ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आया, ये भी बता दिया था। टोटल हमने इसके 10 क्वेश्चंस कर लिए थे इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के शुरू करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम में ही इस पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से। एमसीक्यू क्वेश्चंस पे ही अभी हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द आर्क इज। कह रहे हैं एक सेक्टर का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, साथ के साथ उसकी रेडियस भी दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो आसान है, सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ लिख देते हैं हम, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपके पास होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। थीटा की जगह मैंने 60 लिख दिया, अपॉन में 360 इंटू में 2, पाई की जगह 22/7, आर मुझे क्वेश्चन में 3.5 गिवन था। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 ले लिया। इस 7 से इसको कट किया 5, 5 से इसको कट किया 2, 2 से इस 2 को कट किया, 0 से 0, 6 से इसको कट किया, तो ये आपके पास आ गया 22 अपॉन में 6, जिसको आप लिख सकते हो 3.66 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज। कह रहे हैं कि स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों ही न्यूमेरिकली इक्वल है, तो उसकी रेडियस बताओ कितनी होगी। तो ठीक है, उनको इक्वल यहाँ पर हम रख देते हैं ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो किसके बराबर है, यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है मेरी यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई काट दिया क्योंकि न्यूमेरिकली सब इक्वल था, इस आर स्क्वायर से कट गया, एक आर बचा। तो 4/3 इज इक्वल्स टू में 4 बचा, 4 से 4 भी कट गया। ठीक है, तो फाइनली यहाँ बचा आपके पास 1r/3 इज इक्वल टू 1। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहे इफ द मीडियन एंड मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29 रिस्पेक्टिवली देन इट्स मीन इज। तो चैप्टर नंबर 14 का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको मीडियन और मोड दे रखा है और मीन आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से आसानी से फाइंड हो जाएगा। अब वो क्या होता है आपके पास, 2 मीन इज इक्वल्स टू में 3 मीडियन माइनस का मोड। जो जो चीज़ें दे रखी हैं पुट कर दो, मीन नहीं दे रखा, फाइंड करना उसको ऐसे ही रहने दिया मैंने। मीडियन मुझे 26 दे रखा है, मोड मुझे 29 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 78 माइनस का 29। इस 2 को यहाँ नीचे ले आई और यहाँ पर मीन ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 अपॉन में 2, सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगी 24.5। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, कार्ड्स बियरिंग नंबर 2, 3, 4 अप टू 11 आर कैप्ड इन अ बैग। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विद अ प्राइम नंबर इज। कह रहे हैं कुछ कार्ड्स आपने रखे बैग के अंदर, ठीक है, उन पे नंबर लिखा है, 2 से शुरू है नंबर लिखे और 11 तक लिखे हुए हैं। अब उसमें से आपने एक कार्ड ऐसे ही निकाल लिया रैंडमली, तो बताओ कि वो जो कार्ड आपने निकाला उस पर प्राइम नंबर लिखा हो। तो प्राइम नंबर होते कितने, अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइम नंबर मेरे पास कितने होते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आपके पास 7 हो जाएगा और 11, इससे ज़्यादा तो नहीं है इसके अंदर प्राइम नंबर। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास हो गए कितने, 5 हो गए। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10 है ना। 2 से 11 तक काउंट करोगे तो 10 ही आएगा ना। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 5/10। जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ 1 एंड अल्फा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है x² - 5x + 4। कह रहा है कि 1 और अल्फा जो है ना वो इसके जीरोज हैं। ठीक है, तो बताओ इस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे बताएंगे अल्फा की वैल्यू, देखो आपको पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो C/A होता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ उसको एक बारी, कि जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो क्या होता है मेरे पास, C/A। तो जीरोज का प्रोडक्ट मतलब 1 इंटू में अल्फा, C की वैल्यू है 4, A की वैल्यू है 1, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा कितनी आ गई है, 4 आ गई।
क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 30, cos 45 एंड cos 60, इन सब की वैल्यू निकालनी है और मल्टीप्लाई करना है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको बतानी थी cos 0 की वैल्यू, उसके बाद cos 30 था आपके पास, उसके बाद cos 45 था आपके पास, दैट cos 60 था। सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो cos 0 1 होता है यहाँ पर, ये होता है √3/2, यहाँ पर होता है 1/√2 और यहाँ पर होता है 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा √3, ठीक है, और यहाँ 2 2 जा 4, 4√2 आ जाएगा। तो रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, तो रैशनलाइज कर दो। तो ये आ जाएगा √6 और यहाँ आ जाएगा 4 2 जा 8। तो √6/8 आपका आंसर है, बी वाला। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 8 to 12 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। देखो आपसे कह रहा है कि जो एक स्फेरिकल बैलून है उसकी आपको रेडियस यहाँ पर दे रखी है, लेकिन ना वो इंक्रीज हो गई है, 8 से 12 हो गई है। तो बताओ उसकी जो सरफेस एरिया की रेशियो होगी वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, दोनों से मैं सरफेस एरिया निकाल लेती हूँ, एक बार रेडियस 8 रख के और एक बार रेडियस 12 रख के, उसके बाद रेशियो निकाल लूँगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर रेडियस ले लिया अपनी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है मेरे पास 4πr²। तो इसका मतलब 4 की जगह πr² की जगह 8 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब की बार पे मैंने क्या किया, अपनी रेडियस क्या ली, वो ली मैंने 12 सेंटीमीटर। तो अब मेरा सरफेस एरिया, जो न्यू सरफेस एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 4πr² लिख दिया है। तो ये हो जाएगा 4π और यहाँ आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अब रेशो निकालनी है दोनों की। तो रेशो निकालने के लिए 4π 8 का स्क्वायर यहाँ पर आ गया और 4π 12 का स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ये तो कट गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 × 8 हो गया यहाँ पर और 12 × 12 हो गया है। कट कर सकते हो आप इसको, दोनों को मैंने 4 से कट किया तो ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे, ऐसे ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे। तो 4/9 जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। क्वेश्चन में देख लो, ये रही। क्लियर है 17 क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अ फिश टैंक हैज़ 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट इज द मेल फिश। कह रहे एक फिश टैंक है जिसमें 5 मेल फिश है और 8 जो है वो फीमेल फिश है। टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी हो गई, 5 + 8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब आपको मेल फिश की बतानी है, तो फेवरेबल आउटकम 5 है और टोटल आउटकम 13 है, तो 5/13 आपका आंसर। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो आपको पता है कि अब आपके पास एग्जाम में 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो असर्शन और रीजन पे बेस्ड होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो क्वेश्चन है आपके, वो यही 2 क्वेश्चन है जो असर्शन और रीजन पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, बाय इंक्रीजिंग द लिस्ट प्राइस ऑफ अ बुक बाय ₹10 अ पर्सन कैन बाय 10 लेस बुक फॉर ₹1200। ये असर्शन दिया है, एक बार रीजन भी पहले पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। तो रीजन में आपसे क्या कह रहा है, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट प्राइस मोर नंबर ऑफ बुक्स कैन बी परचेज फॉर अ गिवन अमाउंट। 2 चीज़ें आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है। तो असर्शन में आपसे कह रहा है कि अगर आप लिस्ट प्राइस को 10 रुपये से बढ़ा देते हो तो क्या जो भी पर्सन है वो 10 बुक कम खरीदेगा 1200 रुपये में। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल वो 1200 रुपये में पहले 10 बुक खरीद रहा था, तो अब वो 10 नहीं खरीद के क्या करेगा, 8 या 9 बुक खरीद लेगा या और 10 बुक कम खरीद लेगा, ठीक है। एक नॉर्मली मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर आपका लिस्ट प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो जितना भी अमाउंट होता है उसमें आप कम चीज़ें खरीद पाते हो। तो ये आपको असर्शन बता रहा है, क्या ये सही है या गलत, वो आपको देखना है, ठीक है। तो देखो असर्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल सही दे रखा है कि अगर किसी भी चीज़ का लिस्ट प्राइस बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें कम सामान खरीद पाएंगे, ठीक है। तो असर्शन आपको यहाँ बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ठीक दे रखा है। अब रीज़न की अगर मैं बात करूँ, कह रहा है यहाँ पर बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट प्राइस, अगर किसी चीज़ का आप कॉस्ट प्राइस बढ़ा देते हो, मोर नंबर ऑफ बुक्स कैन बी परचेज फॉर अ गिवन अमाउंट। तो एक अमाउंट जो आपको दे रखी है उसमें आप ज़्यादा चीज़ें खरीद पाओगे, बिल्कुल नहीं। आपने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बढ़ाया है तो कैसे आप ज़्यादा खरीद पाओगे। अगर आप कॉस्ट प्राइस को घटाते, डिक्रीज करते, तो आप ज़्यादा बुक्स को खरीद पाते ना, है ना। तो ये आपका गलत दे रखा है। इसका मतलब असर्शन आपके पास ट्रू है और रीज़न आपके पास फॉल्स है। तो इसका आंसर आपके पास सी आ जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 20 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है,
इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर ऑल्सो सिमिलर ट्राइंगल। बिल्कुल सही, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना तो वो ट्राइंगल सिमिलर भी होते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हों। तो कॉन्ग्रुएंट वाले ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं लेकिन सिमिलर वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो असर्शन तो हमारा बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ रीज़न और चेक कर लेते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर, बिल्कुल सही बात, सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। बट द सिमिलर ट्राइंगल नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, सिमिलर ट्राइंगल सारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसका मतलब इसमें असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है और दोनों ही इसी की ही ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो आज हमारा इस पेपर का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका नेक्स्ट सेक्शन शुरू करा दूंगी। इनमें कहीं भी दिक्कत लगती है तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।